नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। पिछले सत्र में दोस्तों हमने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की थी और आज के सत्र में हम अगली कड़ी के रूप में शुरू करने वाले हैं चर्चा वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की, जो कि साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत अलौकिक सिद्धांत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ की रचनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, यानी इन चार बिंदुओं में से कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जिसने वर्ड्सवर्थ की रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़ाया, विकसित किया, प्रोत्साहित किया। पहला बिंदु है पारिवारिक जीवन ने, बी साहित्यकार मित्रों ने, सी फ्रांस इटली स्विट्जरलैंड की पदयात्राओं ने, या फिर शिक्षा ने। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने पढ़ा था जब हमने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर एक सत्र आयोजित किया था और उसमें हमने चर्चा की थी इस काव्य भाषा सिद्धांत की, तब हमने ये पढ़ा था कि वे बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि उनका जन्म ही एक ऐसे परिवेश में हुआ था, एक ऐसे स्थान पर हुआ था जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जब प्राप्त की, उसके बाद वे फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की पद यात्रा पर निकल गए और इन यात्राओं ने उन्हें वो अवसर प्रदान किया जबकि वे प्रकृति के और अधिक नजदीक आ पाए, उसे उसकी अनुभूतियों को अपने भीतर ग्रहण कर पाए। तो इन यात्राओं ने उनके भीतर छिपी हुई जो सर्जनात्मक प्रतिभा थी उसे उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की पदयात्राओं का रहा। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ किस प्रकार के कवि थे? स्वच्छंदतावादी, बुद्धिवादी, प्रतीकवादी या दार्शनिक? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ड्सवर्थ ने अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमांटिसिज्म। और हिंदी में इसके लिए शब्द बना दिया गया है स्वच्छंदतावाद। तो रोमांटिसिज्म का प्रवर्तन करने के कारण, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन करने के कारण उन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। इस स्वच्छंदतावाद को इस प्रकार समझ लेंगे कि वर्ड्सवर्थ जब साहित्य जगत में आए तो उन्होंने महसूस किया कि साहित्य पर बहुत प्रकार के दबाव हैं, सामाजिक मर्यादाओं के, नैतिक मूल्यों के, जिनसे प्रेरित होकर क्रोचे ने कला के लिए का सिद्धांत दिया था, नारा दिया था। उस बात को उन्होंने उन सारे बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र सहज अभिव्यक्ति पर बल दिया और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। तीसरा प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ का पहला प्रकाशित कविता संग्रह है, यानी ये चार कविता संग्रहों के नाम दिए गए हैं, इनमें से वर्ड्सवर्थ का पहला प्रकाशित कविता संग्रह कौन सा है ये बताना है। तो ए है द लिरिकल बैलेड्स, बी द प्रिल्यूड, सी एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस और डी द रिक्लूस। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्ड्सवर्थ का पहला प्रकाशित कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1793 ईस्वी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ ने द लिरिकल बैलेड्स कविता संग्रह किसके साथ संयुक्त रूप से प्रकाशित किया? दोस्तों आपको याद होगा कि हमने जब वर्ड्सवर्थ का सत्र आयोजित किया था तब हमने पढ़ा था कि वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से हुई और वे दोनों बहुत ही जल्दी अच्छे मित्र बन गए और उस मित्रता का परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया? द लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह के रूप में सामने आया, क्योंकि ये संयुक्त कविता संग्रह वर्ड्सवर्थ ने कॉलरिज के साथ मिलकर के प्रकाशित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, द लिरिकल बैलेड्स कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है ए 1795, बी 1798, सी 1793 या डी 1791। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी कि द लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष माना गया है 1798 ईस्वी। आगे चलें। वर्ड्सवर्थ के कविता संग्रह द लिरिकल बैलेड्स के विषय में असत्य कथन छांटिए। ए द लिरिकल बैलेड्स के क्रमशः 1798, 1800, 1802 और 1815 ईस्वी में
4 संस्करण प्रकाशित हुए। बी, इस काव्य संग्रह की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से लिखी। सी, अंग्रेजी साहित्य में इस भूमिका को द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। और डी, इस भूमिका में काव्य विषयक नव आभिजात्यवादी मान्यताओं को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ के कविता संग्रह द लिरिकल बैलेड्स के विषय में असत्य कथन छांटना है हमें। तो पहला कथन, द लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और प्रकाशन वर्ष है 1798, 1800, 1802 और 1815। ये कथन बिल्कुल सही है। इस काव्य संग्रह की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टाइजमेंट नाम से लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। अंग्रेजी साहित्य में इस भूमिका को द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। गलत क्या है? डी विकल्प असंगत है। इस भूमिका में काव्य विषयक नव आभिजात्यवादी मान्यताओं को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि इस भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने काव्य विषयक नव आभिजात्यवादी मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि निरस्त किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब नव आभिजात्यवादी मान्यताएं क्या हैं? नव आभिजात्यवादी मान्यताएं हैं साहित्य में संतुलन, अनुशासन, व्यवस्था, तर्क संगत होना। इन सब बातों को जहां अधिक महत्व दिया जाता है, उन मान्यताओं को नव आभिजात्यवादी मान्यताएं कहा जाता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ का मानना क्या था? वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता कवि के हृदय की स्वतंत्र और सहज आत्मानुभूति है, आत्माभिव्यक्ति है। इसलिए वो किसी भी प्रकार के नियंत्रण को कविता में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस भूमिका में स्पष्ट रूप से जो पहले से चले आ रहे नियंत्रण थे कविता पर, यानी नव आभिजात्यवादी मान्यताओं का विरोध किया था, उन्हें स्वीकार नहीं किया था। तो असंगत कथन हुआ डी। अगला प्रश्न, द लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह की भूमिका को द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। आर, इसमें काव्य प्रचलित तत्कालीन मान्यताओं को खारिज कर नवीन काव्य मान्यताएं स्थापित कर स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया गया। उपर्युक्त कथनों के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं और ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हम चर्चा कर चुके द लिरिकल बैलेड्स के कविता संग्रह की भूमिका को क्या कहा जाता है? द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी स्वच्छंदतावाद का अध्यादेश कहा जाता है। ये कथन सही है। अब क्यों कहा जाता है इसे स्वच्छंदतावाद का अध्यादेश? क्योंकि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन द लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह से ही माना गया है। और क्यों माना गया है स्वच्छंदतावाद का? क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ ने उस समय चली आ रही जो मान्यताएं थी, जिनके कारण साहित्य और कला का स्वरूप दबाव महसूस करता है था, स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाता था, उन सबको खारिज करके नवीन काव्य मान्यताएं स्थापित की और यहीं से स्वच्छंदतावाद शुरू हुआ। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, 1800 में प्रकाशित द लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने क्या जोड़ा? ए, रोमांटिसिज्म की रूपरेखा। बी, नव आभिजात्यवादी काव्य मूल्यों के पक्ष में तर्क। सी, लिरिकल बैलेड्स की भूमिकाओं पर आलोचकों द्वारा लगाए गए आक्षेपों के उत्तर। डी, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि द लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1800 ईस्वी में, पहला 1798 में। तो दूसरे संस्करण में क्या जोड़ा, उसके विषय में यहां चर्चा की गई है, प्रश्न पूछा गया है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब पहला संस्करण प्रकाशित हुआ द लिरिकल बैलेड्स का, तो आलोचकों ने, क्योंकि पुरानी मान्यताओं का विरोध किया था वर्ड्सवर्थ ने साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए उन पर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए। उन आक्षेपों के जब दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो उसकी भूमिका में उन्होंने जो जोड़ा, पहले से लिखी हुई भूमिका तो थी, उसके साथ उन्होंने जो आलोचकों ने आक्षेप लगाए थे उनके जवाब भी जोड़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ की पहली आत्मकथात्मक कविता का शीर्षक है द प्रिल्यूड, द रिक्लूज, VR7, द थॉर्न। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड जो अंग्रेजी का शब्द है उसका अर्थ होता है प्रस्तावना।
उनकी योजना थी कि वे अपनी आत्मकथात्मक कविताएं 2 भागों में लिखेंगे। पहले भाग में जीवन की प्रस्तावना और दूसरे भाग में जीवन के अंतिम चरण के विषय में कहेंगे। और उसके लिए उन्होंने शीर्षक सोचा था द रिक्लूज। रिक्लूज का अर्थ होता है वैराग्य या एकांतवास। तो ये वो लिखना चाहते थे, लेकिन अपने जीवन काल में वे द रिक्लूज नहीं लिख सके, तो उन्होंने केवल आत्मकथात्मक पहली जो कविता लिखी वो थी द प्रिल्यूड, जिसका अर्थ हिंदी में है प्रस्तावना, यानी उनके अपने जीवन की प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कॉलरिज ने 1817 में अपनी किस पुस्तक में वर्ड्सवर्थ के विचारों का जोरदार खंडन किया? ए बायोग्राफिया लिटरेरिया, बी द वेस्टलैंड, सी मर्डर इन द कैथीड्रल, या 4 क्वार्टर्स में। आपको ध्यान होगा दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न में चर्चा की कि कॉलरिज से वर्ड्सवर्थ की बहुत अच्छी मित्रता हो गई और दोनों ने द लिरिकल बैलेड्स नामक संयुक्त कविता संग्रह प्रकाशित किया। लेकिन कुछ समय बाद इनके मतभेद, इनके बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया और यही कारण था कि वर्ड्सवर्थ की जो काव्य विषयक विचारधाराएं थी उनका जोरदार खंडन किया 1817 में कॉलरिज ने। और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज ने अब वर्ड्सवर्थ की जो काव्य के इस विचार थे उनका खंडन किया, उनकी मान्यताओं का जोरदार खंडन किया। आगे चले, वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा संबंधी विचार किस में अभिव्यक्त किए? एडवर्टीजमेंट में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, द प्रिल्यूड में, द रिक्लूज में। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स नामक जो भूमिका थी उनकी, उसमें उन्होंने काव्य भाषा संबंधी विचार अपने प्रस्तुत किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने कवि किसे कहते हैं इस बिंदु पर विचार किसमें व्यक्त किए? एक भाषण में, बी द लिरिकल बैलेड्स के पहले संस्करण की भूमिका में, सी द लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण की भूमिका में, डी द लिरिकल बैलेड्स के तीसरे संस्करण की भूमिका में। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले संस्करण में उन्होंने एडवर्टीजमेंट नाम से भूमिका लिखी थी, दूसरे संस्करण में उन्होंने आक्षेपों के उत्तर दिए थे जो आक्षेप उन पर लगाए गए थे, और तीसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने कवि किसे कहते हैं इस बिंदु पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने कवि किसे कहते हैं बिंदु पर अपने विचार व्यक्त करते हुए निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा? ए कवि साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक कोमल, संवेदनशील, मानव एवं मानवेतर प्रकृति का अधिक ज्ञान रखने वाला होता है। बी कवि की चेतना में वस्तुओं के निरीक्षण एवं ग्रहण की अधिक क्षमता होती है और वह अपनी भावनाओं से अपने साथ साथ दूसरों को आह्लादित करने की क्षमता रखता है। सी कवि में कटु से कटु और कठोर से कठोर बात को स्पष्ट शब्दों में कहने की अपार क्षमता होती है। और डी वह सजग कल्पना शक्ति के कारण अवास्तविक वस्तुओं की भी वास्तविक वस्तुओं जैसी कल्पना कर सकता है। तो दोस्तों कवि साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक कोमल, संवेदनशील और मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य से अलग जो प्रकृति के अंग हैं, पशु पक्षी आदि पेड़ पौधे, वे सब मानवेतर प्रकृति में आते हैं, उनका अधिक ज्ञान रखने वाला होता है। ये वर्ड्सवर्थ ने कवि किसे कहते हैं उसमें कहा। दूसरा है कवि की चेतना में वस्तुओं के निरीक्षण और ग्रहण की अधिक क्षमता होती है। ये बात भी उन्होंने कही क्योंकि वह अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों को आनंद प्रदान करने की क्षमता, आह्लाद देने की क्षमता भी रखता है। ये कथन भी वर्ड्सवर्थ ने कहा। कवि में कटु से कटु और कठोर से कठोर बात को स्पष्ट शब्दों में कहने की अपार क्षमता होती है। ये बात वर्ड्सवर्थ ने नहीं कही। और चौथा, सजग कल्पना शक्ति के कारण कवि में वो क्षमता होती है जबकि जो वस्तुएं नहीं है, अवास्तविक है, यानी जो वस्तुएं नहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती, उन वस्तुओं के विषय में भी वो वास्तविक जैसी कल्पना कर सकता है। तो डी ये भी उन्होंने कहा। तो यानी ए, बी और डी ये तीनों कथन उन्होंने कवि किसे कहते हैं बिंदु पर विचार व्यक्त करते हुए कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि ये कथन उन्होंने नहीं कहा। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने कविता को माना भावों का उच्छलन। भावों का उच्छलन होगा दोस्तों यहां पे। बी स्मृतियों का अभिव्यंजन, सी प्रतिभा की सहज अभिव्यक्ति, डी विविध विषयों पर गहन चिंतन से निश्रित विचार कणों की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भावों का उच्छलन माना, उन्होंने कहा था, हमने पिछले सत्र में जब वर्ड्सवर्थ की बात की थी तब हमने कहा था कि वर्ड्सवर्थ ने कहा
पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यानी भाव जो तेजी से बहुत ज्यादा प्रबल रूप ग्रहण करके तेजी से बाहर अभिव्यक्त होते हैं, वो कहा। यानी भावों का उच्छलन उनकी दृष्टि में कविता की सही परिभाषा है। तो आंसर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ ने कविता लेखन के कितने पड़ाव माने? 3, 5, 2 या 7? ए बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने कविता लेखन की जो प्रक्रिया है उसकी विस्तृत व्याख्या की दोस्तों, और उसमें उन्होंने कविता किस प्रकार लिखी जाती है उसके 5 पड़ावों की चर्चा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कविता लेखन के पड़ाव हैं। जिन 5 कविता के लेखन के पड़ावों की चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की, उनके विषय में यह प्रश्न है, ताकि आपको यह भी समझ में आए कि कौन से 5 पड़ाव उन्होंने माने। तो इनमें से हमें चुनना है कि कौन से पड़ाव उन्होंने माने और कौन से उन्होंने नहीं माने। भावों का उच्छलन हम पढ़ चुके, अभी बात हुई थी, क्योंकि वे कविता को भावों का उच्छलन मानते थे। दूसरी बात, प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण। तीसरी बात, भावदीप्ति। चौथी बात, सृजन एवं आनंदानुभूति। और 5वीं बात, मनन एवं विश्लेषण। तो दोस्तों 5वां जो बिंदु है, मनन एवं विश्लेषण, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भावों का उच्छलन उनका पहला पड़ाव था। प्रशांत मनोदशा में भावों का अनुस्मरण, ये उनका दूसरा पड़ाव था। भावदीप्ति उनका तीसरा पड़ाव था। सृजन उनका चौथा पड़ाव था। और आनंदानुभूति उनका 5वां पड़ाव था। इसको कैसे समझेंगे? इसको इस तरीके से समझेंगे कि जब भी हम किसी वस्तु को, परिवेश में कुछ भी अद्भुत घटना देखते हैं, तो जो रचनात्मक संवेदनशील कवि हृदय होता है उसमें भावों का आवेग उत्पन्न होता है। वो भावों का आवेग जब उसके हृदय में उत्पन्न होता है, तब पहले से उसी भाव से मिलते जुलते जो भाव पहले से विद्यमान है, उन भावों को शांत मस्तिष्क, शांतचित्त होकर कवि अपने आप उसका हृदय उन भावों का अनुस्मरण करता है जो उसी भाव से मिलते जुलते भाव हैं। तो जब ये भाव पूंजीभूत रूप धारण कर लेते हैं तो इन भावों में प्रभाव आ जाता है, यानी ये अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाते हैं, सबल और सशक्त रूप धारण कर लेते हैं। उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया भावदीप्ति। और उसके बाद जब सबल रूप धारण कर लिया, तो क्योंकि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कविता, तब जब ये यहां पर तक तो आ गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तैयार हो गई। अब ओवरफ्लो कब होगा? जब बहुत ज्यादा कोई भी बर्तन पानी से भर जाता है दोस्तों, तो पानी बाहर निकलना अनिवार्य है, क्योंकि उस बर्तन में पानी के रहने की अब गुंजाइश रही ही नहीं। तो उस स्थिति में सृजन की प्रक्रिया यानी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब जो दबाव कवि और रचनाकार महसूस कर रहा है, जब वो सृजन होकर अभिव्यक्त हो जाता है, वो दबाव से मुक्त होने के बाद एक अद्भुत अलौकिक आनंद लोक में डूब जाता है। और वो 5वां पड़ाव है जिसको उन्होंने कहा आनंदानुभूति। तो ये 5 पड़ाव उन्होंने माने, यानी इसका सही उत्तर हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। केवल 5वां बिंदु उन्होंने नहीं माना। 5 बिंदु को हमने 4 बिंदुओं में ही यहां ले लिया है। कूट देखते हैं, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सी विकल्प, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, कविता के विषय में निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्ड्सवर्थ के विचार शामिल नहीं है? कविता के लिए सहजता, चिंतन और मननशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कविता के लिए परंपराबद्धता और नैतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य है। कविता के लिए भाव और शिल्प का संतुलित योग आवश्यक है। कविता की सार्थकता तभी है जबकि वह पाठक के मस्तिष्क को विकसित करे और उसके भावों को सशक्त बनाए। तो दोस्तों कविता के लिए वर्ड्सवर्थ ने कहा सहजता, चिंतन और मननशीलता महत्वपूर्ण है, ये कथन उन्होंने कहा। कविता के लिए परंपराबद्ध, परंपराओं को तो तोड़ा था उन्होंने, वे तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक थे, तो ये बिंदु उन्होंने कविता के लिए नहीं कहा। कविता के लिए भाव और शिल्प का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि भाव के अनुकूल शब्दों के चयन पर उन्होंने बात की थी। तो शब्द क्या होते हैं? शिल्प का अंग होते हैं, जो कि भाषा का निर्माण करते हैं। तो भाव और शिल्प का संतुलित योग की बात उन्होंने की, और कहा उन्होंने कि कविता की सार्थकता तभी है जबकि वो पढ़ने वाले के मस्तिष्क को विकसित करे, उसके दृष्टिकोण का विकास करे और उसके भावों को मजबूत बनाए, मजबूत आधार दे। यानी ए, बी
ए, सी और डी ये तीनों कथन वर्ड्सवर्थ ने कविता के विषय में कहे, केवल बी कथन उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वे कला पर किसी भी प्रकार की परंपरा के नियंत्रण और दबाव के विरोधी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने निम्न में से किसे काव्य का प्रयोजन माना? लोक मंगल, नैतिक मूल्यों की स्थापना, समकालीन परिदृश्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, या डी ज्ञान का प्रसार। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न को समझने के लिए दोस्तों हम पिछले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अंतिम विकल्प में क्या कहा गया है? कविता की सार्थकता तभी है जबकि वह पाठक के मस्तिष्क को विकसित करे और उसके प्रभावों को सशक्त बनाए। यानी इस बात को ध्यान में रखिए कि वे कविता का प्रयोजन क्या मानते थे? पाठक का विकास करना, पाठक के मस्तिष्क का, उसकी दृष्टिकोण का विकास करना मानते थे। यानी पाठक कौन है? कवि से अलग समाज का अंग, यानी लोक मंगल उनके काव्य का उद्देश्य उन्होंने माना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के अनुसार सच्ची काव्य भाषा क्या है? ए मनुष्य की वास्तविक भाषा, वह सामान्य भाषा जो भावों तथा विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से बंधी हो, वह भाषा जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सच्ची काव्य भाषा वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है? जो मनुष्य की वास्तविक भाषा है, क्योंकि उन्होंने ग्राम्य भाषा शब्द का प्रयोग किया और ग्राम्य भाषा शब्द से उनका तात्पर्य था जन जन की भाषा। गांव की भाषा से उनका तात्पर्य नहीं था, बल्कि जन जन की भाषा से उनका तात्पर्य था। और उसमें उन्होंने भावों तथा विचारों से परस्पर संबद्ध, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भाव और शिल्प के सामंजस्य पर उन्होंने बल दिया, तो उन्होंने एक ऐसी सामान्य भाषा की चर्चा की जो भावों और विचारों से स्वाभाविक रूप से बंधी हुई हो, यानी उसमें भावों का एक निश्चित प्रवाह होना चाहिए। वह भाषा जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है, और वो इतनी जन भाषा हो कि कोई भी मनुष्य यदि उस भाव की अभिव्यक्ति करना चाहे तो वो उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, इतनी वो भावावेग के क्षणों से मिलती जुलती भाषा होनी चाहिए। तो यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों बिंदु वर्ड्सवर्थ ने सच्ची काव्य भाषा के अंतर्गत कहे। आंसर हुआ डी, यानी वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक सच्ची काव्य भाषा में ये तीन विशेषताएं होना अनिवार्य है। आगे चले, कविता का प्रमुख उद्देश्य है साधारण जीवन से घटनाओं एवं स्थितियों का चयन करना, मनुष्यों द्वारा वास्तविक रूप में प्रयुक्त भाषा में उन्हें प्रस्तुत करना, उन पर कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाना जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने असाधारण रूप में मन के सम्मुख प्रस्तुत हो जाएं। वर्ड्सवर्थ का यह कथन उनके काव्य भाषा सिद्धांत के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? देखिए इन पंक्तियों को अच्छी तरह समझ लेंगे। उन्होंने क्या कहा? कविता का प्रमुख उद्देश्य है साधारण जीवन से घटनाओं और स्थितियों का चयन करना। क्यों साधारण जीवन से घटनाओं और स्थितियों का चयन करना है? क्योंकि लोक मंगल उनके काव्य का प्रयोजन है। जब तक वो आम आदमी के जीवन से स्थितियों और घटनाओं को नहीं उठाएंगे तो आम आदमी उनकी कविता के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकेगा। तो इसलिए उन्होंने जोर दिया कि साधारण जीवन से घटनाओं को चयन करें। दूसरी बात, मनुष्यों ने जो आम आदमी के द्वारा प्रयुक्त भाषा है उसमें उनको प्रयुक्त करें, लेकिन उसको प्रभावशाली बनाना जरूरी है, उसको सुंदर बनाना जरूरी है ताकि श्रोता को आनंद की अनुभूति भी हो सके। तो उस पर कल्पना का रंग चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने माना था कि कवि में एक ऐसी क्षमता होती है जिसके कारण वो अवास्तविक वस्तुओं को भी वास्तविक जैसे रूप में अपनी कल्पना के रंग में रंगकर प्रस्तुत कर सकता है। तो यानी कल्पना का रंग चढ़ाने की बात पर उन्होंने बल दिया। उसके द्वारा साधारण वस्तुएं भी असाधारण रूप में, यानी घटनाएं उठाई गई हैं साधारण जीवन से, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण असाधारण है, जिसके कारण वो श्रोताओं के हृदय में सीधे छप जाएं, उसको प्रभावित करने की क्षमता से युक्त हो जाएं। अब बात आती है कि इस कथन से उनके काव्य भाषा सिद्धांत के किस बिंदु की बात आ रही है? तो ए साधारण जीवन से घटनाओं और स्थितियों का चयन करना, साधारण घटनाओं को कल्पना के रंग में रंगकर विशिष्ट बनाकर मनुष्य की वास्तविक भाषा में प्रस्तुत करना, मानवीय प्रकृति के मौलिक नियमों के उद्घाटन द्वारा उन घटनाओं और स्थितियों को आनंददायक बनाना। ये तीनों बिंदु दोस्तों उनके काव्य भाषा सिद्धांत से संबंधित है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको क्या करना है? यह प्रश्न इसलिए बनाया गया ताकि काव्य भाषा सिद्धांत जो वर्ड्सवर्थ का है उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनका वो आपके ध्यान में हमेशा बने रहें। तो इन तीन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न,
वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा में निम्न में से कौन सी विशेषता को आवश्यक नहीं माना? सहजता, बौद्धिकता, कल्पना का रंग, भावावेग और विशिष्टता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ड्सवर्थ ने बौद्धिकता को आवश्यक नहीं माना एक श्रेष्ठ काव्य भाषा के लिए। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने भाषा के संदर्भ में सिलेक्शन अर्थात चुनाव शब्द का प्रयोग किया। उनके मतानुसार सिलेक्शन का अर्थ क्या था? सिलेक्शन का अर्थ था विषय का चुनाव, परिवेश का चुनाव, भाव को समझकर शब्द का चुनाव करना या छंद का चुनाव। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब वर्ड्सवर्थ अपने विश्लेषण में काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादन में सिलेक्शन शब्द यानी चुनाव शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कोई भी कलाकार जिस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है उस भाव की गहराई को समझे और उस भाव को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाले शब्द का चुनाव करे। तो यानी भाव को समझना, उसके मर्म को समझना और उसके अनुरूप शब्द का चुनाव करना। जब तक भाव और शब्द का तालमेल सही नहीं होगा तब तक कविता प्रभावशाली नहीं बनेगी, ऐसी मान्यता थी वर्ड्सवर्थ की। तो आंसर हुआ इसका सी। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने कविता में मनुष्यों की वास्तविक भाषा के प्रयोग पर बल दिया। मनुष्यों की वास्तविक भाषा से उनका अभिप्राय नहीं था। यानी जब वे बात करते हैं मनुष्यों की, हमने उस कथन को पढ़ लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्यों की वास्तविक भाषा के प्रयोग पर बल दिया। तो मनुष्यों की वास्तविक भाषा से उनका मतलब क्या था यानी क्या नहीं था, ये यहां प्रश्न पूछा गया है। तो ए है मनुष्य की मूल आदिम भाषा से, एक ऐसी भाषा जिसमें मनुष्य के भावों की सच्ची अभिव्यक्ति हो, या एक ऐसी भाषा जिसके हर शब्द में छिपा हुआ अर्थ पाठक की चेतना में प्रविष्ट हो सके, या भावों और विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से बंधी हुई सामान्य भाषा से। तो दोस्तों बी, सी और डी ये तीनों भाव निहित हैं मनुष्यों की वास्तविक भाषा जो वाक्यांश उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन इसके द्वारा उन्होंने मनुष्य की मूल आदिम भाषा की ओर संकेत नहीं किया। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वर्ड्सवर्थ ने उत्कृष्ट कविता के सृजन के लिए किस संतुलन को अनिवार्य माना? सही कूट का चयन कीजिए। बहुत विस्तृत बात की वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में कविता क्या है, कवि किसे कहते हैं, किस प्रकार कविता का सृजन होता है, उस सृजन प्रक्रिया की भी उन्होंने चर्चा की। तो प्रश्न यह है कि उत्कृष्ट कविता के सृजन के लिए उन्होंने किस प्रकार के संतुलन को सही माना, उसका चुनाव करना है। शास्त्रीय ज्ञान, विषय का सही चुनाव और विचार, तीसरा भाव और भाषा, चौथा छंद और पांचवा बौद्धिकता। तो दोस्तों शास्त्रीय ज्ञान की बात तो उन्होंने कही ही नहीं और ना बौद्धिकता की बात की। उन्होंने बात की दूसरा, तीसरा और चौथा की, यानी विषय का सही चुनाव हो, उसके संबंध में दृष्टिकोण बिल्कुल निर्धारित हो और जिस तरह का भाव है उस दृष्टिकोण से संबंधित उसी प्रकार की भाषा हो, यानी शब्द का चुनाव हो, शब्दों से भाषा बनती है, और उसी प्रकार के छंद हो, तभी प्रभावशाली भाषा बन पड़ेगी। यानी उत्कृष्ट कविता के सृजन के लिए उनकी दृष्टि में 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। विषय का सही चुनाव करना, उसके विषय में अपने विचार दृढ़ करना, निश्चित विचार देना, उसके बाद उनसे संबंधित भाव और उन भावों से संबंधित उनके अनुरूप शब्दों का चयन करके भाषा का प्रयोग करना और उसी के अनुरूप छंदों का प्रयोग करना, ये बात उन्होंने स्पष्ट की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए दूसरा, तीसरा और चौथा। कूट देखते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला और पांचवा उनके कथन में शामिल नहीं है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की। उन पर आधारित प्रश्नों के जरिए हमने इस चर्चा को अंजाम दिया। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।